बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। अगर हम अपने कोर्स आउटलाइन को व्यू करें तो उसमें जो टॉपिक नंबर 10 है, पार्ट सी का टॉपिक नंबर 10 है, और इस पार्ट का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। आज हम इसे स्टार्ट लेंगे और इस तरह हमारा आज पार्ट सी मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज सारे टॉपिक्स इसके जो है वो डिस्कस कर लूं और इससे रेलिवेंट जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो भी मैं आज करवा दूं। तो इस तरह ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा और फिर इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। इस टॉपिक के लिहाज से सबसे पहला टॉपिक है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होती है और बाई प्रोडक्ट क्या होती है। देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि जब कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल डालते हैं और रॉ मटेरियल डालने के बाद जो प्रोडक्शन हमें मिलती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है मेन प्रोडक्ट, एक होती है बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट को हम जॉइंट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि हमने अ, चले मिसाल लेते हैं गन्ने की। आपने देखा होगा गन्ना, जिसको शुगर कैन भी कहते हैं। गन्ने को जिस वक्त हम शुगर फैक्ट्री में डालते हैं या शुगर शुगर फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करने के लिए डालते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या निकलती है? मेनली तौर पर हमारा मकसद क्या होता है? मेनली तौर पर हमारा मकसद होता है चीनी, जिसको हम शुगर कहते हैं। हमें चीनी चाहिए होती है। ठीक है। शुगर मिल का काम सिर्फ चीनी पैदा करना होता है। ठीक हो गया। लेकिन चीनी के अलावा भी कुछ चीजें जो है वो बन के निकलती हैं। चीनी के अलावा क्या बन के निकलता है? मोलेसिस बन के निकलते हैं। मोलेसिस क्या होता है? ये जो गन्ना होता है उसको जिस वक्त हम गर्म करते हैं और उसके जो जूस है जिसको हम रो कहते हैं, जिसको हम रो को हम जब गर्म करते हैं और एक हाई इंटेंसिटी फायर पे जब हम इसको गर्म करते हैं तो फिर ये शरबत की सूरत में बन जाता है। जब ये शरबत की सूरत में बन जाता है तो फिर इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसको फर्दर चलाने के बाद हमारी ये चीनी बन के निकल आता है। लेकिन कुछ जो शरबत है वो इस प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल जाता है और वो चीनी बनाने के काबिल नहीं होता, और चीनी बनाने के प्रोसेस से जो है वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो उसको हम मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस को आमतौर पर हम ये भी कह सकते हैं, जिस तरह एक शीरा टाइप कह सकते हैं। ठीक है। ये जो शीरा टाइप होता है इसको हम चपाती की रोटी के साथ भी जो है ना वो खा सकते हैं। और जितने भी देहात के लोग हैं ये सारे के सारे इसको जो है वो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कक्को के नाम से। कक्को के नाम से होता है ये जो शरबत होता है। इसको वो सुबह के नाश्ते के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हम गन्ने को प्रोसेस करने के लिए शुगर मिल में डालते हैं तो शुगर मिल जो है वो मेन तौर पर जो चीज़ प्रोड्यूस करती है उसको हम चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो जब शुगर बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। और उसमें से जो मोलेसिस निकलते हैं, मोलेसिस जो है वो इसका बाई प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं और जैली प्रोडक्ट को, जो मेन प्रोडक्ट नहीं होती, थोड़ी सी सस्ती किस्म की होती है, थोड़ी सी कम कीमत की होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जीसीसी कंट्रीज में, अरब ममालिक में जो है ना वो तेल निकलता है। ठीक है। तो उसको हम ऑयल कहते हैं। ठीक है। उस ऑयल का जो मेन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे जो चीज बनती है उसको ऑयल कहते हैं। ठीक है। अब ये ऑयल जब बन जाता है तो इसको हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। बेसिकली इसका नाम क्या होता है? क्रूड ऑयल, या इसको हम खाम तेल भी कहते हैं। तो ये खाम तेल को जब प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस करने के बाद फिर ये पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन ऑयल निकलता है। ठीक है। जिसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीजें जब निकलती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक चीज निकलती है जिसको हम आम उर्फे आम में हम अपनी लोकल जुबान में इसको कहते हैं लुक।
ये जो हमारी रोड बन रही होती है ना, रोड बनने के लिहाज से या रोड बनाने के लिहाज से जो ब्लैक ब्लैक जो एक लिक्विड टाइप होता है जो रोड बनाने में काम होता है, जिसको हम लुक कहते हैं, ये लुक जो है ना वो बाद में निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो है क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में डाला जाता है, तो रिफाइनरी जो है ना मेन मेन प्रोडक्ट, ये जॉइंट प्रोडक्ट क्या निकालती है? पेट्रोल निकालती है, डीजल निकालती है, केरोसिन ऑयल निकालती है। ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? लुक है। ठीक है। एसफाल्ट भी कहते हैं उसको, एसफाल्ट। ठीक है। तो जो एसफाल्ट होती है वो लुक होती है, और लुक क्या होती है? बाई प्रोडक्ट होती है। और बाई प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बिकती है। मेन जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी सी महंगी बिकती है, कंपैरेटिवली ज्यादा कीमत पे बिकती हैं, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती बिकती हैं। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जॉइंट प्रोडक्ट का और बाई प्रोडक्ट का। अब वो ये कहना चाह रहा है कि चाहे जॉइंट प्रोडक्ट हो चाहे बाई प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, या उसके उसके लिहाज से हम अकाउंटिंग में उसकी क्या जो है ना वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये बात जेन में रख लें कि जब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो रॉ मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल डालते वक्त जो हम पैसे खर्च करते हैं, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। उसको हम जॉइंट कॉस्ट भी कहते हैं, उसको हम कॉमन कॉस्ट भी कहते हैं, और उसको हम एक और तीसरा नाम भी कहते हैं, प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट, उसको हम जॉइंट कॉस्ट भी कहते हैं, कॉमन कॉस्ट भी कहते हैं, या प्री सेपरेशन कॉस्ट भी कहते हैं। ये तीन नाम है। अब जरा देखें कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है, इसको भी ट्रीट करने के लिहाज से हमने क्या पढ़ना है कि हमने इसकी कॉस्ट को डिवाइड करना है, जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड करना है, कि जितनी जॉइंट प्रोडक्ट निकलेगी वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट को एलोकेट कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रूड ऑयल जो है ना वो खरीदा, और क्रूड ऑयल जो है ना वो रिफाइनरी में डाला। तो अब क्रूड ऑयल के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट कॉस्ट कहेंगे। अब ये जॉइंट कॉस्ट जब कहेंगे, तो इस क्रूड ऑयल से जो है ना फिर वो तीन किस्म के जो है ना वो फॉर एग्जांपल ऑयल निकलेंगे, जैसे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, या कैरोसिन ऑयल निकलेगा। हम क्या करेंगे? उस जॉइंट कॉस्ट को इन तीन किस्म की प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो एक खास तरीके से डिवाइड कर देंगे, कि जी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए खर्च हुआ है, तो 10 लाख में से पेट्रोल का कितना खर्चा है, डीजल का कितना खर्चा है, और कैरोसिन ऑयल का कितना खर्चा है। ठीक है। तो अब जब हम 10 लाख रुपए को इन तीनों किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। कि इसमें से कितने पैसे जो है ना वो खर्चा डालते हैं पेट्रोल के नाम पे, कितना खर्चा डालते हैं डीजल के नाम पे, और कितना खर्चा डालते हैं कैरोसिन ऑयल के नाम पे। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब यहां पे देखें कि जॉइंट कॉस्ट को भी एलोकेट करने के तीन मेथड है। बेसिकली तीन मेथड है। उन तीन मेथड का नाम क्या है? एक मेथड का नाम है सेल वैल्यू मेथड। इसको क्या कहते हैं? सेल वैल्यू मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। और तीसरे मेथड का नाम क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ठीक है। इन तीन मेथड के जरिए हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, हर मेथड का जो है वो आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन जो जॉइंट कॉस्ट होगी वो तीनों मेथड से जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जी सेल वैल्यू मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है, और तीसरा क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि सेल वैल्यू मेथड में क्या करना है आपने। जितनी भी आपकी जो जॉइंट कॉस्ट है, जितनी भी आपकी जो कॉमन कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट का मतलब मुश्तरका कॉस्ट, जितनी भी मुश्तरका कॉस्ट है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो किसको बेस बनाएंगे? सेल वैल्यू को बेस बनाएंगे। और सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि सिंपली जितनी भी प्रोडक्ट्स बन के निकलेंगी, जॉइंट प्रोडक्ट्स बन के निकलेंगी, जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो है ना वो सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और सेल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होता है? मसलन मैं पेट्रोल की सेल वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि 10 लाख रुपए खर्च करके पेट्रोल उसमें से 10 लीटर निकला है। ठीक है। 10 लीटर निकला है, या 100 लीटर निकला है, या 1000 लीटर निकला है। मैंने क्या करना है? उस 1000 को या 100 को या 10 लीटर को मल्टीप्लाई करना है पर लीटर सेल्स प्राइस के साथ।
जब पर लीटर सेल प्राइस से कैलकुलेट करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसकी टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी सिर्फ पेट्रोल की। फिर इसी तरीके से डीजल की कैलकुलेट करूंगा, फिर इसी तरीके से कैरोसिन ऑयल की कैलकुलेट करूंगा। तीनों की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, तीनों की सेल्स वैल्यू आ जाएगी, तीनों की सेल्स वैल्यू को जमा कर दूंगा और जमा करके इसको टोटल कर दूंगा और टोटल करके मैं जॉइंट कॉस्ट पे डिवाइड करूंगा। जॉइंट कॉस्ट पे डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई उससे करूंगा। अगर मैं पेट्रोल की जो है ना वो कॉस्ट एलोकेट करूं तो पेट्रोल की टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर डीजल की जो है ना वो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो फिर मैं डीजल की टोटल मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मेथड है दूसरा मेथड। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि जितने भी, जिस तरह मैंने पेट्रोल की बात की है या, तो ये मैं सारे लीटर्स में ले लूंगा। पेट्रोल कितने लीटर निकला है, डीजल कितने लीटर निकला है और कैरोसिन ऑयल कितना निकला है, सारे सारों के लीटर्स को जमा कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा कॉमन कॉस्ट के साथ। जब कॉमन कॉस्ट के साथ डिवाइड करूंगा तो हर हर जो है ना वो प्रोडक्ट की एक एक करके कॉस्ट निकालूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा उसके अपने लीटर्स के साथ, तो इस तरह उसका आंसर आ जाएगा। और तीसरा मेथड क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड का मतलब ये होता है कि हमने जो जो चीजें जो है ना वो जॉइंट प्रोडक्ट के तौर पर निकाली हैं, उनके ऊपर अगर हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ जाए तो उसके ऊपर जितने भी हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अदा की है वो माइनस कर देंगे। टोटल मार्केट वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो बाकी पैसे बचेंगे उसको हम क्या कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को भी इसी तरह यूज करते हुए हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर। मैं आपको जो है ना एक सवाल के जरिए ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने वर्बली बताया है, इसको हम प्रैक्टिकल तौर पर करके के देखते हैं। एक सवाल है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, इसको हम देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि अलीसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। दो प्रोडक्ट बनाते हैं इन अ सिंगल जॉइंट प्रोसेस। वो कहता है कि एक एक ही दफा प्रोसेस चलता है और उसमें से दो प्रोडक्ट बन के निकलती हैं। उनका नाम क्या है, एक्स एंड वाई। वो कहता है लास्ट मंथ द जॉइंट कॉस्ट वर 75,000। जब हमने एक्स और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस चलाया तो हमारे जो है वो 75,000 रुपये खर्च हुए। अब ये जो 75,000 रुपये खर्च हुए ये दोनों के ऊपर खर्च हुए। दोनों के ऊपर खर्च होने को हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं और इसी को ही हम लफ्ज कॉमन कॉस्ट कहते हैं। इसी को हम प्री सेपरेशन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो 75,000 रुपये हमारे खर्च हुए हैं। ठीक है। व्हेन 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ वाई वर प्रोड्यूस्ड। और 75,000 रुपये खर्च करके हमने एक्स के 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए और वाई के 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो पूरी फैक्ट्री के कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, 15 जमा 10, 25,000 यूनिट पैदा हुए। ठीक है। तो अब वो कहता है कि वाई वर प्रोड्यूस एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट वर 15,000 फॉर द एक्स एंड 10,000 फॉर द वाई। और एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी अदा की है, $15,000 जो है वो एक्स के लिए अदा की है और $10,000 जो है वो वाई के लिए अदा की है। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि प्रोडक्ट एक्स सेल्स फॉर 10 एंड वाई सेल्स फॉर 5। वो कहता है कि जो उनकी अपनी अपनी सेलिंग प्राइस है वो 10 और 5 है। ये तो था डाटा सिर्फ। अब वो हमसे यही पूछ रहा है कि जी जिस तरह यहाँ पर हेडिंग में भी लिखा हुआ है अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट, कि जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करें, तकसीम करें। कितनी हमारी जॉइंट कॉस्ट है, 75,000। इस 75,000 को तकसीम करना है किन प्रोडक्ट्स पे, दो प्रोडक्ट्स पे। और सुने कितने मेथड से, तीन मेथड से। सबसे पहले मेथड कौन सा होगा, वो कहता है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से इसको हल करके दिखाएं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के जरिए हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए आ जाए। वो कहते हैं अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम एनआरवी भी कहते हैं, एनआरवी। मैं यहां पर शॉर्ट सा लिखूंगा ताकि ये आपको जरा टाइम खर्च ना हो इसको सॉल्व करने के लिए। एनआरवी, एनआरवी का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फार्मूला होता है टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू। मैं यहाँ पे एस वी लिख रहा हूं, एस वी या एम वी, मार्केट वैल्यू। टोटल सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू माइनस एडिशनल, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट।
तो जब कभी मैं किसी भी चीज की सेल वैल्यू में से एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, एनआरवी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एनआरवी मेथड में क्या करना है, सबसे पहले जो है ना वो एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, एक्स की एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। और एक्स की एनआरवी कैलकुलेट करने के लिहाज से हमने क्या करना है, पहले इसकी टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल मार्केट वैल्यू या टोटल सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल सेल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे टोटल सेल वैल्यू का अपना फार्मूला होगा, और वो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट सेल्स प्राइस, पर यूनिट सेल्स प्राइस। अच्छा जी, एक्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं यहां पे देख लें, ये लिखे हुए हैं 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 10,000। और एक्स की सेल प्राइस कितनी है, $10 पर यूनिट। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एक्स की होगी टोटल सेल वैल्यू। अब हमने एनआरवी कैलकुलेट करनी है, तो एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल वैल्यू में से, मींस 1 लाख में से माइनस कर देंगे एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और यहां पर दिया हुआ है एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक्स की दी हुई है 15,000 और वाई की दी है 10,000। तो यहां से माइनस कर देते हैं, 10,000 पे माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 पे इसकी एनआरवी हो जाएगी। अब ये आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एनआरवी क्या है, टोटल सेल वैल्यू में से टोटल एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो वो एनआरवी आ जाएगी। हम अभी फिलहाल एक्स की हमने एनआरवी कैलकुलेट की है, तो एनआरवी कैलकुलेट करने से पहले हमने पहले एक्स की सेल्स वैल्यू मालूम की है। एक्स की सेल्स वैल्यू कैसे मालूम की है, एक्स की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दी है उसकी सेल्स प्राइस के साथ। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी टोटल सेल वैल्यू होगी 1 लाख रुपए। और एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, टोटल सेल वैल्यू में से एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दी, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट 10,000 है, तो हमारी एनआरवी क्या हो जाएगी, 90,000। अब हम वाई की जो है वो एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाई की सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और सेल्स के लिए यूनिट कितने हैं, 15,000 यूनिट्स हैं। ठीक है। वाई की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी है, 15,000। और एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी है, 5 रुपए। तो हमारे पास टोटल सेल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75,000। अच्छा, यहां पर ये बात याद रखनी है कि टोटल मार्केट वैल्यू कहूँ या टोटल सेल वैल्यू कहूँ, एक ही बात है। अब वाई की एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। एनआरवी ऑफ वाई वो क्या होगा, 75,000 माइनस एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 10,000। सर 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 सर, अभी हमने जो एक्स की कैलकुलेट किया उसमें हमने 15,000 लेने हैं, 15,000। तो हमारी एनआरबी यहाँ पे 85,000 है। मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो आप कैलकुलेटर जो है ना वो खुद यूज करेंगे। और यहाँ पर देखें, 10,000 इसकी क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो नेट हमें कितने पैसे बच गए, 65,000 बच गए। ठीक है, 65,000। तो अगर मैं कहूं कि वाई की एनआरवी क्या है, तो वो 65,000 है। एक्स की एनआरवी कितनी है, तो वो 85,000 है। पूरी कंपनी की एनआरवी कितनी है, वो टोटल एनआरवी, यहां पे क्या करेंगे, टोटल एनआरवी।
85,000 जमा 65,000, तो ये हो जाएगी 1,50,000। एनआरवी पूरी कंपनी की एनआरवी क्या हो जाएगी? 1,50,000। अच्छा जी, अभी तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए फाइनल फार्मूला यूज करना है। तो हम देखते हैं कि हमने टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी अदा की है? 75,000 रुपये अदा की है। अब हमने 75,000 को दो प्रोडक्ट्स में बांटना है, एक एक्स में और एक वाई में। हम ये कहेंगे कि 75,000 रुपये में से एक्स का कितना खर्चा है, या एक्स के हिस्से में कितना खर्चा आया, और 75,000 रुपये में से वाई के हिस्से में कितना खर्चा आया। तो देखते हैं पहले एक्स जॉइंट कॉस्ट, एक्स या एक्सिस जॉइंट कॉस्ट, या हम ये भी कह सकते हैं एक्स शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट जे सी डिवाइडेड बाई टोटल एनआरवी, टोटल एनआरवी मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई एक्स एनआरवी, एक्स एन आर वी। ये है फार्मूला। आपने ये फार्मूला नोट डाउन करना है कि जब एक्स का हिस्सा निकालने के लिए बैठेंगे, जॉइंट कॉस्ट में से एक्स के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी, तो क्या करेंगे? लिखेंगे एक्सिस, एक्सिस जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल एनआरवी मल्टीप्लाई बाई एक्स एनआरवी। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं जरा। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 75,000। ठीक है, और डिवाइड करेंगे टोटल एनआरवी, और टोटल एनआरवी अभी हमने कैलकुलेट किया, दोनों की मिला के वो 1,50,000 है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ एक्स की एनआरवी के साथ, और एक्स की एनआरवी कितनी है? 85,000। और देखें अब इसको सारा कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कितना बनता है। तो ये आंसर आ जाता है 42,500। सारे को वर्किंग करने के बाद पता चला 42,500। अब ये 42,500 का मतलब क्या है, ये जरा नोट डाउन कर लें। हमने, हम मींस पूरी कंपनी ने टोटल पैसे खर्च किए 75,000। 75,000 रुपये में से एक्स के हिस्से में खर्चा आया 42,500। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक्स का हिस्सा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल एनआरवी मल्टीप्लाई बाई एक्स एनआरवी। तो फिर 42,500 जो है वो एक्स का हिस्सा है। अब हम वाई का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं। तो वाई, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने के बाद अब वाई का हिस्सा निकालता हूँ। तो देखिए यहां पे लिखता हूँ वाइज ज्वाइंट कॉस्ट, वाइज ज्वाइंट कॉस्ट, और यहां पे लिखूंगा 65,000, और ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,500। आंसर कितना आएगा? 32,500। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के हिस्से में अगर 42,500 आया है, वाई के हिस्से में 32,500 आया है, दोनों को जमा करेंगे तो टोटल आंसर 75,000 होना चाहिए। अगर इन दोनों को टोटल करते हैं और 75,000 है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सारा का सारा सही सॉल्व किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमने कोई भी जॉइंट कॉस्ट अदा की है, तो जॉइंट कॉस्ट को जितनी भी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बांट देंगे कि ये जो पैसे खर्च हुए हैं ये हर किसी के हिस्से में कितने कितने आएंगे। जब हम उसके हिस्से कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अभी मैंने ये एक मेथड पढ़ाया है आपको, एक मेथड के जरिए मैंने जो है ना वो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना सिखाया। अब मैं आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड के जरिए भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको मार्केट वैल्यू मेथड के तहत भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और मार्केट मार्केट वैल्यू को हम सेल्स वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं।
पहले इसे नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद में आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड का। और यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू दी हुई है ना, ये आपने नोट डाउन रखनी है। ये देखें जरा, ये जो 1 लाख रुपए मार्केट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक्स की, और वाई की मार्केट वैल्यू कितनी दी है, 75,000, ये नोट डाउन रखनी है, क्योंकि हमने इसी के जरिए फिर जो है वो मार्केट वैल्यू मेथड से सवाल हल करना है। चलें जी, अब मैं आपको करवा देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड। नंबर 2, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड। अच्छा, इसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड भी कहते हैं, या इसको हम नंबर ऑफ यूनिट सेल मेथड भी कहते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। अच्छा जी, अगेन हमने एक्स और वाई की जो है ना वो हिस्सा निकालना है, एक्स एंड वाई जॉइंट कॉस्ट। एक्स एंड वाई जॉइंट कॉस्ट, और उसका फार्मूला क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। टोटल जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाई एक्स यूनिट्स। अब देखें, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 75,000। टोटल यूनिट्स कितनी हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल पढ़ा, तो हमें पता चला कि एक्स के हमने 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना, और वाई के कितने हैं, 10,000 यूनिट जो हैं वो एक्स के हैं, और 15,000 यूनिट जो है वाई के हैं। टोटल कितने यूनिट्स हुए, 25,000, इसको हम 25,000 में तकसीम कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के अपने यूनिट्स के साथ, तो एक्स के अपने यूनिट्स हैं 10,000, तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 30,000। ये आंसर कितना आएगा, 30,000। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड के जरिए हमें पता चला कि टोटल 75,000 रुपए में से 30,000 रुपए का खर्चा किसके हिस्से में आया है, एक्स के हिस्से में आया है, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखनी है कि हम 3 डिफरेंट मेथड से सवाल हल कर रहे हैं। पहले हमने एनआरबी मेथड के जरिए सवाल हल किया, उसमें भी एक्स की कॉस्ट और वाई की कॉस्ट को अलग अलग करना सीखा। अब दोबारा हम नए मेथड से, हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड से जो है ना वो हम हल कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है ना वो एक दफा एक्स का आंसर आएगा, एक दफा वाई का आंसर आएगा। तो आंसर किस में से आएगा, 75,000 रुपए को ही बांटना है कि 75,000 डॉलर में से कि एक्स के कितने हिस्से में डॉलर आए हैं और वाई के हिस्से में कितने आए हैं। तो अब हमने फिलहाल कैलकुलेट कर लिया है कि एक्स के हिस्से में 30,000 आए हैं, अब हम वाई के हिस्से की बात करते हैं। यहां पर देखिए जरा, 75,000 तकसीम 25,000, 25। अब देखें वाई के यूनिट्स कितने हैं, वाई के मेरे ख्याल 15,000 यूनिट्स हैं, तो वाई के यूनिट्स 15,000 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45,000, ठीक है। अब नंबर यूनिट प्रोड्यूस मेथड ये कहता है कि एक्स के हिस्से में 30,000 आए हैं, वाई के हिस्से में 45,000 आए हैं, और दोनों को जमा करेंगे
अपने सवाल को चेक करने के लिए कि हमने क्वेश्चन को सही किया या गलत किया। तो अगर हम 30,000 जमा 45,000 को जमा करते हैं तो हमारा आंसर 75,000 ही आना चाहिए, और हमारा 75,000 ही आंसर आया। तो इस तरह हमारा ये वाला मेथड भी मुकम्मल हो गया। अब हम तीसरा मेथड, जो कि तीसरे मेथड का नाम है टोटल सेल वैल्यू मेथड या टोटल मार्केट वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड के जो है ना वो अल्टरनेटिव नेम है। किसी वक्त टोटल सेल वैल्यू मेथड कहता है, किसी वक्त टोटल मार्केट वैल्यू मेथड कहता है। तो हमने दोनों में से जो भी कोई एक नाम सवाल में आएगा तो उसके मुताबिक हमने किस तरह सवाल हल करना है अभी देखते हैं। टोटल सेल वैल्यू मेथड यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि पहले मैं एक दफा इरेज कर देता हूँ। चलें जी, सबसे पहले तो देख लें कि जो मार्केट वैल्यू है, एक्स की मार्केट वैल्यू, वो कैसे मालूम की थी? थोड़ी देर पहले भी मालूम की है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, 10,000, और इसकी एक यूनिट की सेल प्राइस कितनी है, 10 रुपए। तो टोटल मार्केट वैल्यू सिर्फ एक्स की कितनी आ जाएगी, 1,00,000 रुपए। इसी तरीके से वाई की मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000 यूनिट बेची हैं और एक यूनिट 5 रुपए का है। तो अब आपकी जो है ना वो मार्केट वैल्यू वाई की कितनी आ जाएगी, 75,000। अब हमने इसी 75,000 के जरिए और इसी 1,00,000 के जरिए जो है वो हमने कॉस्ट को एलोकेट करना सीखना है। फार्मूला जो है वो क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल मार्केट वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स मार्केट वैल्यू, एक्स मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 75,000 कॉस्ट है, तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि दोनों प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू, एक की मार्केट वैल्यू 1,00,000 है, दूसरे की 75,000 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1,75,000। ठीक है। अच्छा, अब हम चूंकि टोटल मार्केट वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिर एक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्स की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 75,000 तकसीम 175 जरब 1,00,000, आंसर आ जाएगा 42,857। 42,857। ठीक है। ये आपने, अगर आखिरी डिजिट जो है वो इशारिया के बाद 50 पैसा से ज्यादा है तो उसको हमने $1 में राउंड अप कर देना है, और अगर $50 से कम है, 0.5 से कम है, तो उसको हमने राउंड कर देना है। ठीक है। तो अब देखें कि 75,000 में से एक्स के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई, 42,857। और अब हम ये देखते हैं कि वाई के हिस्से में कितनी आई। 75,000 तकसीम 1,75,000 जरब 75,000, तो ये आंसर आ जाएगा 32,143। 32,143। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 75,000 की जॉइंट कॉस्ट में से 42,857 रुपये हिस्सा है एक्स का, और 32,143 हिस्सा है वाई का। इस तरह हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना सीख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन तीन मेथड के जरिए, तीन डिफरेंट मेथड के जरिए जो है ना वो कॉस्ट को एलोकेट करना सीखा है। और हमने ये देखा है कि कंपनी अगर एक कॉमन कॉस्ट अदा करती है या जॉइंट कॉस्ट अदा करती है, तो उसको डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर उसको एलोकेट किस तरह करते हैं वो हमने सीख लिया। चले अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके सवाल थोड़े से और टेक्निकल शुरू हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह।
ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। अब वो कहता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, कि बाई प्रोडक्ट को जो है ना वो किस तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, बाई प्रोडक्ट को ट्रीट करने के लिहाज से जो है ना वो डिफरेंट औकात में डिफरेंट मेथड्स हैं। वो कहता है कि कभी कभी हम जो है वो बाई प्रोडक्ट को ट्रीट करने के लिहाज से ये देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट चूंकि जो है ना वो जैली प्रोडक्ट है, ठीक है, और छोटी प्रोडक्ट है और कम कीमत की प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, इसको बेच के जितने पैसे आएंगे उसको माइनस कर देंगे, किस में से, जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद फिर इसको जो है ना वो जॉइंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरीके का तो ये है, जिस तरह अभी मैंने सवाल हल करवाया थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी थी, 75,000। अगर हमारी कोई बाई प्रोडक्ट होती और वो बाई प्रोडक्ट को ले दे के जितने का भी बिकती, फॉर एग्जाम्पल 5,000 की बिक जाती, ठीक, तो हम क्या करते, 75 में से 5,000 पे बाई प्रोडक्ट की जो है ना सेल वैल्यू माइनस करते, बाकी बचते 70,000। अब 70,000 पे को जो है ना वो जॉइंट प्रोडक्ट्स की को कॉस्ट में डिवाइड कर देते कि एक्स की कितनी और वाई की कितनी है। अब 70,000 डिवाइड होती, अब 75,000 डिवाइड ना होती। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो बाई प्रोडक्ट होती है इसको जब बेच के पैसे मिलते हैं, तो इसको बेच के पैसे मिलते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इसको अदर इनकम बना देते हैं। तो जब इसको अदर इनकम बना देते हैं तो उसका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हर जो है ना कंपनी डिफरेंट मेथड यूज करती है बाई प्रोडक्ट की, जो भी कोई सेल वैल्यू मिलती है ये जितने में बिकती है ये, उसको बेच करके उसको कैसे कैसे ट्रीट करती है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब हम इसको सवालों के जरिए भी हल करते हैं। पहला तरीकेकार क्या बताया कि जॉइंट कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू माइनस कर दें, बाकी जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दें आपस में, ठीक है ना, जितनी भी जॉइंट प्रोडक्ट्स निकली हैं। दूसरा मेथड क्या बताया है कि इसको बेच के हम इसको अदर इनकम बना देंगे, और जब अदर अदर इनकम बना देंगे तो फिर किस तरह सवाल हल करेंगे। तो उसके लिहाज से कुछ सवाल आ रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कैसे ये सवाल हल। ये थोड़े से मैंने जो आपको थियोरेटिकल तौर पर बातें बताई हैं ये वही लिखी हुई हैं, कि हम उसको जो है वो अदर इनकम भी बना सकते हैं, हम उसको कॉस्ट में से माइनस भी कर सकते हैं, जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करते हैं। एक सवाल करते हैं। वो कहता है कि जी प्रोसेस एम प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। एक प्रोसेस है उसका नाम एम है, वो दो किस्म की जॉइंट प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, मेन प्रोडक्ट्स। जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ए और बी हैं, और वो कहता है एक बाई प्रोडक्ट भी है और उसका नाम क्या है, सी है। तो अब यहां से ये अंदाजा लगा लें कि हमारी कंपनी जो भी कोई रॉ मटेरियल डालती है अपने प्रोसेस के अंदर, तो उसमें से ए और बी जो बन के निकलता है वो जॉइंट प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, बड़ी प्रोडक्ट है। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलती है, छोटी प्रोडक्ट निकलती है, छोटी कीमत की प्रोडक्ट निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका नाम क्या है, सी। अब आए जरा, मजीद डाटा क्या कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। सेल यूनिट, कि प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट बेचे हैं, 2,000 यूनिट, प्रोडक्ट बी के कितने बेचे हैं, 8,000 यूनिट, और टोटल मिला के कितने बेचे हैं, 10,000। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो ना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, टोटल 10,000 है, ए के 2,000 है और बी के 8,000 है। और वो कहते हैं अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 3,600 और 14,400 है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 18,000 है। वो कहता है कि हमने कॉस्ट भी अपोर्शन कर ली है, कॉस्ट भी हमने अपोर्शन भी कहते हैं इसको, एलोकेशन भी कहते हैं, और उनके हिस्से में कितनी कितनी उनके हिस्से में आई उसको हम ये भी कहते हैं। तो अपोर्शन भी कह सकते हैं कि उसके हिस्से में कितनी आई, और हम एलोकेशन भी कहते हैं कि उनके हिस्से में कितनी आई। तो प्रोडक्ट ए के हिस्से में 3,600 कॉस्ट आई, प्रोडक्ट बी के हिस्से में 14,400 कॉस्ट आई, और टोटल कॉस्ट कितनी है, 18,000। अब आए जरा थोड़ा सा और सवाल को आगे पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू सेल द बाई प्रोडक्ट सी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 0.5। वो कहता है कि एक यूनिट को हम जब बेचते हैं ना, बाई प्रोडक्ट के एक यूनिट को बेचते हैं, तो वो उस पे सिर्फ हमें कितने पैसे मिलते हैं, $0.5 मिलते हैं। ठीक है, एक यूनिट को बेचने पे $0.5 मिलते हैं। लेकिन इसको अभी फर्दर प्रोसेस भी करना है, इसको और थोड़ा सा जो है ना रिफाइन करना है, तो और रिफाइन करने के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 0.2 आ रही है। मीन्स के अब भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी अदा करनी है। अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो फिर हमें हमें जो है ना वो 50 पैसे में एक यूनिट बिक जाएगा, लेकिन अगर उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 20 पैसे और भी खर्च आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, NRV क्या हो जाएगी, 0.5 माइनस 0.2,
तो कितने पैसे बाकी बचेंगे? 1 यूनिट के ऊपर हमें सिर्फ 30 पैसे बचेंगे, $0.3 बचेंगे। तो ये बात याद रख लें कि वो कहता है कि जी अगर आप उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो फिर क्या होगा, और फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फिर 50 पैसे का बिकेगा, और फर्दर प्रोसेस करने के ऊपर कितना खर्चा आएगा? 20 पैसे आएगा। हमें कितने पैसे बच जाएंगे? 30 पैसे बच जाएंगे। ठीक हो गया, 1 यूनिट के ऊपर। अब वो क्या कहता है? वो कहता है रिक्वायर्ड इफ द बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट। वो कहता है कि मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं? मैं जॉइंट कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट के जितने पैसे बिक के मिलते हैं उसको कॉस्ट में से माइनस कर देता हूं। जब कॉस्ट में से माइनस करता हूं तो ये मेथड मैं यूज करता हूं। वो कहता है कि इस मेथड को यूज करते हुए आप दोबारा कैलकुलेट करें कि ए के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई और बी के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि बाई प्रोडक्ट की बाई प्रोडक्ट की टोटल एनआरवी कितनी है? बाई प्रोडक्ट टोटल एनआरवी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 यूनिट की एनआरवी 30 पैसे है, तो उसने कितने यूनिट बनाए हैं? 2000 यूनिट बनाए हैं। ठीक है, तो 2000 को जरा दे देते हैं 0.3 से। तो कितने पैसे कमाए हमने? हमने $600 कमाए। टोटल $600 कमाए हैं। अब क्या कहता है वो? अब वो ये कहता है कि टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है आपकी 18। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जेसी कितनी है? टोटल जेसी कह लें या ज्वाइंट कॉस्ट कह लें, वो कितनी है? 18,000। उसमें से माइनस कर दें एनआरवी एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है ना? और प्रोडक्ट सी की एनआरवी कितनी है? सिर्फ $600 है। तो 600 को माइनस कर दे तो बाकी कितने बचती हैं? 17,400। वो कहता है कि मेरी कंपनी जो है कौन सा मेथड यूज करती है? मेरी कंपनी जो है वो जितने भी पैसे बाई प्रोडक्ट से बेचने के बाद मिलते हैं उसको ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। जो बाकी बाकी पैसे बचेंगे 14,700। अब ये जो 14,700 है ये ए और बी में बांटे जाएंगे। ये तरीकेकार है। ठीक है, तो अब हम हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। हम इस 17,400 को जो है ना वो ए और बी में दोबारा बांट देते हैं। और ए और बी में किस तरह दोबारा बांटेंगे? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की मेथड की बुनियाद पर। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मेथड की बुनियाद पर। देखें, वो दोबारा पढ़ लें। इफ द बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट। मेन प्रोडक्ट कॉस्ट में से अगर बाई प्रोडक्ट की जो है ना वो जो रेवेन्यू है वो माइनस कर देंगे। और ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 18,000 अपोर्शन। अब इसको जो है ना अपोर्शन करते हैं। ए एज कॉस्ट, मैं लिखता हूं यहां पे एज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है? 17,400। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 2,000 जमा 8,000 10,000। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं ए के यूनिट्स के साथ, और ए के यूनिट्स कितने हैं? 2,000। तो फिर ए की जो है ना वो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 17,400 तकसीम 10,000 जरब 2,000। तो इसके हिस्से में कितने आ जाएंगे? 3480 आ जाएंगे। 3480। और बी के हिस्से में कितने आएंगे? बी के हिस्से में आएंगे 17,400 तकसीम 10,000 जरब 8,000। 17,400 तकसीम 10,000 जरब 8,000। तो इसके हिस्से में आ जाएंगे 13,920 रुपये। 13,920।
20 रुपये। और अब देखें, ये 13,920 रुपये बी की कॉस्ट है, ए की कॉस्ट है 3480। इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए? 17,400। और अगर ये 17,400 आते तो हमारा सवाल सही है। चलें जी, देखें जरा, ये देखिए 13,920 और ये 3480। ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन, कि हमने ये सीखने की कोशिश की है यहाँ पे कि अगर बाई प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो हमें रेवेन्यू वसूल होता है, हमने उसके रेवेन्यू को अपनी जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद फिर इसको ए और बी में बांटना है कि ए के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई है और बी के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई है। इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या सीखा था कि अगर बाई प्रोडक्ट नहीं है तो फिर किस तरह कॉस्ट एलोकेट करते हैं। वो मेथड मैंने आपको बता दी हैं, एक है एनआरबी मेथड, एक है आपका नंबर यूनिट प्रोड्यूस और सेल्स मेथड, और तीसरा है आपका टोटल मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है। इस उस सवाल के अंदर हमारी जो है बाई प्रोडक्ट नहीं थी, इस सवाल में हमारी बाई प्रोडक्ट है। जब बाई प्रोडक्ट होती है तो उसको किस तरह ट्रीट करते हैं? जॉइंट कॉस्ट में से ही माइनस कर देते हैं, डायरेक्टली जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करने के बाद फिर उसके बाद उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांटते हैं। तो ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 16। चलें जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और क्या कहना चाहते हैं। टेस्ट स्टैंडिंग 7 करते हैं। टेस्ट स्टैंडिंग 7 में वो क्या कहता है? द कंपनी ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूस जॉइंट प्रोडक्ट ए बी। दो प्रोडक्ट बनाते हैं जॉइंट, मेन प्रोडक्ट दो बनाते हैं और एक बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम सी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ पीरियड टोटल 2,72,926 रुपये। जो जॉइंट कॉस्ट है वो आपकी क्या है? मेन कॉस्ट है वो क्या है? 2,72,926 रुपये। इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, वो कहता है कि ये पैसे खर्च किए ना, तो तीन किस्म की प्रोडक्ट्स बन के निकली, ए बी और सी। ए की कितने यूनिट्स बन के निकले या कितने केजी बन के निकले? 16,000 केजी। और ए केजी कितने का बिकेगा? 6 रुपये 10 पैसे का। ठीक है। बी के कितने निकले? 53,200। एक यूनिट कितने का बिकेगा? 7 रुपये 50 पैसे का। और सी के 2,720, 770 यूनिट बन के निकले या केजी बन के निकले, और वो कितने का बिकेगा? 1 रुपये 20 पैसे का। अब जरा गौर से सुनना है इस सवाल को। वो कहता है कि प्रोडक्ट बी रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द अदर टू प्रोडक्ट्स, द कॉस्ट इज 2,01,930 रुपये। वो कहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बी जो है ना, इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, ए के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी ना उसको फर्दर और प्रोड्यूस करने की या और मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है ए को। बी को फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत है। और सी को वो कहना चाहता है सी इज आल्सो रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग टू मेक इट सेलेबल। वो कहता है कि अगर सी को और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना, और ज्यादा थोड़ा सा रिफाइन करेंगे ना, फिर वो बिकने के काबिल हो जाएगी। और वो कितने की बिकेगी? वो लिखा हुआ है 1 रुपये 20 पैसे की बिकेगी, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 1 केजी की 40 पैसे। ठीक है। एंड द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 4.4 पर केजी। अब वो क्या कहता है? तीन बातें कह रहा है वो। मैंने इसको तीनों अलग अलग कलर्स में जो है ना वो दिया हुआ है। पहला काम क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द पीरियड। वो कहता है कि टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये सबसे आखिर में कैलकुलेट होगा। वो कहता है यूजिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट इनकम इज अपोर्शनड टू द जॉइंट कॉस्ट। वो कहता है कि जी जॉइंट कॉस्ट को जो है ना वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से आपने अपोर्शन करना है। ठीक है। एनआरबी मेथड से आपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। एज्यूम दैट द बाई प्रोडक्ट कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो कहता है कि जी जो बाई प्रोडक्ट की जो है ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसको हमने जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करना है। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं? जो सबसे आखिर में लिखा हुआ इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं कि जी बाई प्रोडक्ट की एनआरबी कितनी है? एनआरबी ऑफ प्रोडक्ट सी, ऑफ सी, वो क्या होगी? टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सी, एम वी ऑफ
माइनस एडिशनल कॉस्ट, माइनस एडिशनल कॉस्ट। अच्छा जी, इसका फार्मूला इस तरह बनेगा। एक यूनिट कितने का बिकता है? 1 रुपये 20 पैसे का। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करें तो कितने भरने पड़ेंगे? 40 पैसे। ठीक है। और कितने केजी बनाएंगे? 2770। मैंने थोड़ा सा जो है ना वो फार्मूला रीडिफाइन किया है। मैंने क्या किया, एक यूनिट कितने का बिकेगा? 1 रुपये 20 पैसे का। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ेगी? 40 पैसे। और कितने केजी बनेगी? 2770 केजी। तो ये सारे को हल करने के बाद एनआरवी कितनी आ जाएगी? एनआरवी आ जाएगी 2216 रुपए। 2216। ये है 2216 एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि चूंकि 2216 रुपए हमें मिलेंगे प्रोडक्ट सी को बेचने के बाद, और प्रोडक्ट सी की जो पैसे मिले हैं इसको हमने ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट वो कितनी है? जेसी लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है, यहां पे दी हुई है। ए, ये दी हुई है 2,72,926। 2,72,926, ये है आपकी जॉइंट कॉस्ट। अब चूंकि मैंने पहले बताया हुआ है कि जो आपकी प्रोडक्ट सी की या बाई प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू होती है, जो बेचने से पैसे मिलते हैं, वो आप मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे? माइनस एनआरवी ऑफ सी, प्रोडक्ट सी, इज इक्वल टू 2216 रुपए। 2216, ये माइनस कर देते हैं। 2,72,926 में से 2216 माइनस कर देते हैं। 2,70,710। 2,70,710। अब सुन लें, आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमारी प्रोडक्ट सी ना होती, बाई प्रोडक्ट ना होती, तो हमें बाई प्रोडक्ट को बेचने से 2216 रुपये ना मिलते। ना मिलते तो हमने 2,72,926 की कॉस्ट को ए और बी में बांट देना था। लेकिन हमारे पास चूंकि बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है, तो अब हमारी ये कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। और क्या करेंगे? 2,72,926 में से 2216 माइनस करेंगे, जो बाकी पैसे बचेंगे 2,70,710 रुपये। अब ये जो है वो ए और बी में बांट देंगे। तो जब ए और बी में बांट देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एलोकेटेड कॉस्ट। इसको क्या कहेंगे? एलोकेटेड कॉस्ट, या कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, कि इतनी कॉस्ट हमने जो है वो एलोकेट करनी है ए और बी में। ठीक है। अब हम इसको एलोकेट करना सीख लेते हैं, और इसके लिहाज से वो कहना चाह रहा है कि एनआरवी मेथड यूज करना है। इसके लिहाज से क्या मेथड यूज करना है उन्हें? एनआरवी मेथड यूज करना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ए की एनआरवी क्या है। एज एनआरवी, एज एनआरवी वो क्या है? और एनआरवी का फार्मूला क्या होता है? टोटल सेल वैल्यू या टोटल मार्केट वैल्यू। अब ए की टोटल मार्केट वैल्यू में से ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। और बेसिकली ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, तो वही उसकी मार्केट वैल्यू है, वही उसकी एनआरवी है, माइनस एडिशनल कॉस्ट। हमारे सवाल में ए को, ए के कितने केजी बनाए हैं हमने? 16,000 केजी। और 1 केजी कितने का बिकेगा? 6 रुपये 10 पैसे का। तो क्या करेंगे? 16,000 ज़रब 6 रुपये 10 पैसे।
माइनस एडिशनल कॉस्ट 0 है, तो क्या करेंगे? 97,600, 97,600। अब यहाँ पे ये नोट डाउन कर ले कि चूंकि हमने एनआरबी मेथड के जरिए जो है ना वो कॉस्ट को एलोकेट करना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि 97,600 ही मार्केट वैल्यू है, 97,600 ही हमारी जो है ना वो एनआरबी है। एनआरबी इसलिए है क्योंकि हमारे पास एडिशनल कॉस्ट जो है वो ए को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट नहीं है, लिहाजा फर्दर प्रोसेस कॉस्ट को 0 रखेंगे, और हमारी टोटल एनआरबी, ए की एनआरबी कितनी हो जाएगी? 97,600। अब हम बी की बात करते हैं, बीज एनआरबी। बी की एनआरबी के लिए बी की टोटल मार्केट वैल्यू देखेंगे, और टोटल मार्केट वैल्यू कैसे देखेंगे? 53,200 ज़रब 7,50, 53,200 रिप्लाई बाई 7 रुपये 50 पैसे। और एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है? यहाँ पे दी हुई है 2,01,930 रुपये। 2,01,930 रुपये बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये माइनस कर देंगे। 2,01,930 रुपये माइनस कर देंगे, और इस तरह बी की एनआरबी आ जाएगी। तो देखिए जरा, 53,200 ज़रब 7 रुपये 50 पैसे, ये टोटल टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगी 3,99,000। और 3,99,000 में से हम 2,01,930 रुपये माइनस कर देंगे। तो बी की एनआरबी कितनी आ जाएगी? 1,97,070 रुपये। 1,97,070 आ जाएगी। ये है एनआरपी, ठीक है। अब चूंकि हमने कॉस्ट को एलोकेट करना है, तो किस किस कॉस्ट को एलोकेट करना है? 2,70,710 को हमने एलोकेट करना है। और 2,70,710 को एलोकेट कैसे करेंगे? एनआरबी मेथड के जरिए करेंगे। और टोटल एनआरबी कितनी हो जाएगी यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल ए और बी की एनआरबी क्या हो जाएगी? टोटल एनआरबी इज इक्वल टू 97,600 जमा 1,97,070। तो ये हो जाएगा 2,94,670। टोटल हमारी एनआरबी कितनी है? 2,94,670। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है? 2,70,710 को तकसीम करना है ए और बी में, और किस रेशियो से? 2,94,670 की बुनियाद पर। आए जरा, अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का पोर्शन कैलकुलेट करती है। 2,70,710 इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू 2,70,710, उसको तकसीम कितने पे करेंगे? टोटल एनआरबी पे। और टोटल एनआरबी कितनी है? 2,94,670।
क्योंकि ए का हिस्सा निकालने जा रहे हैं, तो ए की एनआरवी कितनी है? 97,600। 97,600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2,70,710 तकसीम आंसर मल्टीप्लाई बाई 97,600। तो ए के हिस्से में आ जाएंगे 99,664 रुपये। 99,664 रुपये। अब सुन लें, 2,70,000 है ज्वाइंट कॉस्ट, उसमें से 2,70,710 में से 99,000 का हिस्सा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ये पैसे कौन बर्दाश्त करेगा? ए बर्दाश्त करेगा। अब बी क्या बर्दाश्त करेगा? अब बी का शेयर निकालते हैं। अगेन 2,70,710 तकसीम 2,94,700 670। अब बी की अपनी एनआरवी कितनी है? 1,97,000। 1,97,070 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा? 1,97,070 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,70,710 तकसीम 2,94,670 मल्टीप्लाई बाई 1,97,070। ये आंसर आ जाएगा 1,81,045 46 रुपये। 1 लाख राउंड करने के बाद 1,91,046 रुपये किसके हिस्से में आएगा? बी के हिस्से में आएगा। अब हमने दो काम कर लिए हैं। मैंने चूंकि तीन डिफरेंट कलर की जो है रिक्वायरमेंट्स पे निशान लगाया हुआ है। सबसे पहले हमने बाई प्रोडक्ट की एनआरवी कैलकुलेट की। एनआरबी को कैलकुलेट करने के बाद जॉइंट कॉस्ट में से माइनस किया। माइनस करने के बाद फिर हमने क्या किया? इसी जॉइंट कॉस्ट को हमने एलोकेट कर दिया। अब वो कहता है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें। वो कहता है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोडक्ट ए एंड बी। प्रोडक्ट ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रोडक्ट बी ने प्रॉफिट कितना कमाया, तो उसका भी अपना फार्मूला है। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा एज प्रॉफिट, बीज प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एज प्रॉफिट। एज प्रॉफिट। अच्छा, ए का प्रॉफिट का भी कैलकुलेट करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने क्या करना है? ए की जो एनआरवी है ना, ए की एनआरवी, उसमें से ए की कॉस्ट माइनस कर देंगे। एज एनआरवी, एज एनआरवी माइनस एज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मैं जेसी लिख रहा हूं। एज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब ए की एनआरवी कितनी है? थोड़ा सा वापस जाएं तो पता चलेगा 97,600 जो है ना, वो ए की एनआरवी है। और ए की जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 81,000। वो उधर 99,000, सॉरी, 99,664। ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 97,600 माइनस 99,664। 7,936 रुपये प्रॉफिट किसका हो जाएगा? सिर्फ ए का 7,936 रुपये। अब मैं सिर्फ बी के लिहाज से फार्मूला ही लगाता हूँ। बी की एनआरवी कितनी है? 1,97,070। और ए की कॉस्ट कितनी है? 1,91,046।
तो ये आ जाएगा 1,97,070 माइनस 1,91,046। प्रॉफिट आ जाएगा 6,024 रुपये। 6,024 रुपये। और दोनों का प्रॉफिट मिला के हो जाएगा जमा 7,936, 13,960 रुपये पूरी कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। 13,960 रुपये पूरी कंपनी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे? टोटल प्रॉफिट। अगर हर प्रोडक्ट का अपना अपना कैलकुलेट करें तो वो बनता है ए का 7,936 रुपये और बी का 6,024 रुपये, और पूरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 13,960। ठीक है, ये था आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 1,91,000 नहीं, मेरे ख्याल 1,81,000 है। देखो जरा मैं एक दफा। ये वर्किंग जरा दोबारा करें। 2,17,710 तकसीम 2,94,670 मल्टीप्लाई बाई 1,97,070। ये 1,81,000 है। 1,81,046 है। और यहाँ पर भी 1,81,046 ही आएगा। और इसको अब माइनस करने के बाद आंसर आ जाता है 1,97,070 माइनस आंसर 16,024 रुपये प्रॉफिट है। 16,024 प्रॉफिट है। और ये 23,960 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, 23,960 ये है आपका प्रॉफिट। 23,960। ठीक हो गया। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन हल किया है आप इसी तरीके से ही हल करें तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। यहाँ पर जो बुक के अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा मिक्सअप करने वाला है। आपने इसको देखना हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखना हो तो देख लें। अदरवाइज मैंने बड़े आसान से तरीके से इस सवाल को हल किया। ठीक हो गया। चलें जी, ये हो गए आपके टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 7। अब हम देखते हैं टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 8 में क्या है। वैसे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8 जो है वो बहुत आसान सा सवाल है। फिर भी आप मेरे साथ ट्राई करें। अगर कोई इशू आता है तो मैं आपके साथ, आप खुद भी ट्राई करें एक दफा। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे समझ लें कि ये एमसीक्यूज टाइप है। इस तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं। वो कहता है कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट बनाती है अलोंग विद अ सिंगल बाई प्रोडक्ट, और एक बाई प्रोडक्ट भी बनाती है। द जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट, मेन कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। प्रोडक्ट ए कैन बी सोल्ड फॉर 4,50,000 रुपये। प्रोडक्ट ए जो है ना वो, उसको बेचने से कितने पैसे मिलेंगे? 4,50,000। इसी 4,50,000 रुपये को हम टोटल सेल वैल्यू भी कहते हैं, इसी को हम टोटल मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। एंड एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,50,000। अगर 2,50,000 रुपये मजीद खर्च कर दें तो फिर एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। और अगर हम यहीं पर ही ए की एनआरवी कैलकुलेट करें तो वो कितनी बनेगी? 4,50,000 माइनस 2,50,000, तो एनआरवी कितनी हो जाएगी ए की? 2 लाख रुपए। अब बी की सेल वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। बी की एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। बी की एनआरवी कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपए। अब वो कहता है बाई प्रोडक्ट बीपी, मतलब बाई प्रोडक्ट का नाम बीपी है, कैन बी सोल्ड फॉर 25,000 रुपये। 25,000 की बिक सकती है लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी 5,000 रुपये। तो बी की एनआरवी कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये। अब क्या करना है आपने?
ये 20,000 आपकी एनआरवी है बाई प्रोडक्ट की। जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख में से माइनस करते हैं 20,000 पे। 20,000 क्या है आपकी? एनआरवी है बाई प्रोडक्ट की। 25 में से 5 माइनस किया तो बाकी रह गई 20। 20 है एनआरवी। 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी विल बी 1,80,000। अब 1,80,000 को ए और बी में बांटना है। अब वो क्या कह रहा है? वो कहते हैं द बाई प्रोडक्ट इज अकाउंटेड फॉर एज ए बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू डिसाइडेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट अप्रोच। वो कहता है कि जी हमने जॉइंट कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट कॉस्ट की रेवेन्यू माइनस करनी है तो बाकी कितने बचेगा? 1,80,000। अब 1,80,000 को किस तरह बांटना है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, व्हाट वुड बी द जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन यूजिंग एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, तो देख लें, अभी कर लेते हैं। ए के हिस्से में कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 1,80,000 जरब ए की एनआरवी कितनी है? 2 लाख। ठीक है। और टोटल एनआरवी कितनी है ये देख लें।